कोई 5 बार का सांसद तो कोई पूर्व मंत्री का बेटा। बंगाल में कांग्रेस ने किसे किसे दिया लोकसभा का टिकट। कांग्रेस की तीसरी लिस्ट से पार्टी में मचा बवाल। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 21 मार्च गुरुवार को 57 उम्मीदवारों की अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट के आते ही पार्टी में बवाल मच गया। टीएमसी ने भी कांग्रेस की इस लिस्ट को लेकर सवाल खड़े किए। इधर राहुल और खड़गे ने बंगाल की सीटों के लिए भी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। लिस्ट के मुताबिक पार्टी के कद्दावर नेता अधीर रंजन चौधरी एक बार फिर अपनी बहरामपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा रायगंज से अली इमरान रम्ज, मालदा उत्तर से मुश्ताक आलम और जंगीपुर से मोहम्मद मुर्तजा हुसैन को टिकट दिया गया है। दरअसल कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में पार्टी ने 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिनमें अरुणाचल प्रदेश की 2, गुजरात की 11, कर्नाटक की 17, महाराष्ट्र की 7, राजस्थान की 6, तेलंगाना की 5, बंगाल की 8 और पौंडीचेरी की 1 सीट शामिल है। कांग्रेस अब तक कुल 138 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। बंगाल में 7 चरणों में चुनाव के लिए मतदान होगा। बंगाल में कांग्रेस ने किस किस सीट से दिया टिकट। बंगाल में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा इस वक्त अधीर रंजन चौधरी हैं। 1999 से बहरामपुर से लगातार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतते आए हैं, यानी 5 बार लगातार सांसद रह चुके हैं। वो बंगाल प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख भी हैं और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता भी। उन्हें मुर्शिदाबाद में एक ताकतवर नेता माना जाता है। 2019 में अधीर को बहरामपुर में 45.47% वोट मिले थे। 2024 में हाई प्रोफाइल सीट मानी जाने वाली इस पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान को टीएमसी ने अधीर रंजन चौधरी के सामने मैदान में उतारा है। रायगंज से अली इमरान रम्ज उर्फ विक्टर को मिली टिकट। अली इमरान रम्ज, जिन्हें विक्टर के नाम से भी जाना जाता है, 2009 के उपचुनाव और फिर 2011 के चुनाव में चुने गए पश्चिम बंगाल विधानसभा के सबसे कम उम्र के सदस्य हैं। विक्टर पहली बार 2009 में गोलपोखर से उपचुनाव जीते थे और उसके बाद 2011 में चकुलिया से फिर चुने गए। 2022 में वो पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए। इस बार कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा में रायगंज से टिकट दिया है। विक्टर स्वर्गीय मोहम्मद रमजान अली के बेटे हैं, जो फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता और गोलपोखर से पश्चिम बंगाल विधानसभा के 4 बार के सदस्य थे। रम्ज के चाचा हाफिज आलम सैरानी 3 बार विधायक हैं और पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री हैं। रायगंज सीट पर विक्टर का टीएमसी की कृष्णा कल्याणी से मुकाबला है। मालदा उत्तर, मुश्ताक फिरोज अहमद कांग्रेस के विधायक हैं, जिन्होंने 2016 में मालदा के हरिश्चंद्रपुर से चुनाव लड़ा था। हालांकि 2021 में वो चुनाव हार गए। मालदा उत्तर सीट 2009 में बनाई गई थी। विभाजन से पहले इसे मालदा कहा जाता था। आलम कांग्रेस के एक लोकल कद्दावर नेता हैं, जो पहले भी चुनावों में अपना लोहा मनवा चुके हैं। हालांकि 2021 के विधानसभा चुनाव में वो जीत नहीं सके थे। मालदा को परंपरागत रूप से कांग्रेस के गढ़ के रूप में जाना जाता था, जहां खान चौधरी परिवार का प्रभुत्व था। हालांकि 2019 में बीजेपी ने इसमें सेंध लगाई और खगेन मुर्मू ने यहां से चुनाव जीत लिया। बीजेपी ने फिर से मुर्मू को मैदान में उतारा है। 2019 तक ये सीट खान चौधरी परिवार का एक किला होती थी। हालांकि उस वक्त कांग्रेस सांसद मौसम नूर ने टीएमसी में वो शामिल हो गई और अपने भाई ईसा खान चौधरी से मुकाबला किया, जो 2019 में कांग्रेस की टिकट पर लड़े थे। मुश्ताक आलम का मुकाबला अब टीएमसी उम्मीदवार पूर्व आईपीएस अधिकारी प्रसून बैनर्जी और मौजूदा बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू से है। मालदा दक्षिण, ईसा खान चौधरी गनी खान चौधरी परिवार का हिस्सा है और मालदा को पारंपरिक गनी खान का गढ़ माना जाता है। ईसा खान अबू हासिम खान चौधरी के बेटे हैं, जो मालदा दक्षिण के मौजूदा सांसद हैं। वो कांग्रेस के टिकट पर सुजापुर से विधायक रहे हैं। ईसा एक राजनीतिक परिवार से आते हैं और उनके पिता और चाचा गनी खान चौधरी केंद्र सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। 2016 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सुजापुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और अपने ही चाचा अबू नसर के खिलाफ चुनाव लड़ा था, जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी में चले गए। टीएमसी ने शाहनवाज अली रेहान को मैदान में उतारा है, जो दिल्ली में एक छात्र कार्यकर्ता थे और बाद में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के लिए गए। बीजेपी ने श्री रूपा मित्रा को मैदान में उतारा है, जो मालदा के इंग्लिश बाजार से मौजूदा विधायक हैं। कोलकाता उत्तर, प्रदीप भट्टाचार्य ने यहाँ पर कांग्रेस ने प्रदीप भट्टाचार्य को ये टिकट दी है। उत्तरी कोलकाता से मैदान में है। 80 साल के प्रदीप भट्टाचार्य पहले राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और पहले भी कांग्रेस के लिए विधानसभा और लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। 2024 में सबसे पुरानी पार्टी ने उनकी वफादारी और चेहरे के लिए उत्तरी कोलकाता के लिए चुना है। प्रदीप भट्टाचार्य बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष भी थे। प्रदीप भट्टाचार्य अपने पूर्व कांग्रेस सहयोगी सुदीप बैनर्जी से मुकाबला करेंगे, जो उत्तरी कोलकाता सीट से मौजूदा टीएमसी सांसद है। पुरुलिया, नेपाल महतो को टिकट दिया है। नेपाल महतो कांग्रेस से विधायक हैं और वो बाघमुंडी निर्वाचन क्षेत्र से भी विधायक रहे हैं, जो 2001 से पहले
यहाँ पर झालदा निर्वाचन क्षेत्र कहलाता था। हालांकि 2021 में वो चुनाव हार गए और वर्तमान में पश्चिम बंगाल राज्य कांग्रेस कमेटी में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। पेशे से वो एक शिक्षक हैं और वर्तमान में इचांग हाई स्कूल में सचिव के रूप में कार्यरत हैं। 2024 में महतो का मुकाबला मौजूदा बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो और टीएमसी उम्मीदवार शांतिराम महतो से होगा। तो लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस इससे पहले 2 लिस्ट जारी कर चुकी है। कुल अब तक पार्टी ने 139 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। इससे पहले कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 39 उम्मीदवार और दूसरी लिस्ट में 43 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में चुनाव होगा और मतगणना 4 जून को होगी। पश्चिम बंगाल राजनीतिक दृष्टि से बड़ा राज्य है। 2019 में यहाँ लोकसभा चुनाव की वोटिंग 7 चरणों में ही हुई थी। पश्चिम बंगाल लोकसभा सीटों के लिहाज से देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। वहीं सीपीएम भी मुकाबले में है। पहले ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें थी, लेकिन सीटों पर बात फाइनल नहीं हो सकी और टीएमसी ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए, यानी ममता बनर्जी एकला चलो पर हैं। अब कांग्रेस ने यहाँ पर 8 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। 2019 में कैसा था लोकसभा चुनाव का रिजल्ट? टीएमसी ने 22 सीटें जीती थी, बीजेपी के खाते में 18 आई थी, कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली थी। 2019 लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की सभी सीटों पर कड़ी टक्कर थी। यहाँ पर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने 42 में से 22 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं बीजेपी को 18 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस बंगाल में महज 2 सीटें पाने में ही सफल रही थी। बीते चुनाव की तुलना में बीजेपी का यहाँ वोट बैंक काफी बड़ा है। बीजेपी को 40.6% वोट मिले थे। वहीं टीएमसी वोट परसेंटेज के मामले में 43.7% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर थी। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने बंगाल में कड़ी सुरक्षा के बीच चुनाव कराना है और पिछली बार विधानसभा चुनाव के बाद यहाँ खूब हिंसा हुई थी। इस बार चुनाव आयोग ऐसा नहीं चाहता और यहाँ पर केंद्रीय बलों की तैनाती ज्यादा कर दी गई है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ की 150 कंपनियां तैनात की गई। चुनाव के दौरान इनकी संख्या और बढ़ाई जा सकती है। सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाका कोलकाता से सटा उत्तर 24 परगना जिले का संदेश खाली है। यहाँ पर सीआरपीएफ की 21 कंपनियों को तैनात किया गया और पश्चिम बंगाल में लड़ाई पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। यहाँ राजनीति में पिछले कुछ साल में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिले हैं। इस वजह से यहाँ मुकाबला टक्कर का बना हुआ है। सीपीएम की दशकों पुरानी सत्ता को खत्म करके मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठने वाली ममता बनर्जी को पिछले साल पंचायत चुनाव में बीजेपी से चुनौती का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने भले ही ज्यादा सीटें नहीं जीती हो, उसके बढ़े हुए वोट शेयर से ये संकेत मिले हैं कि राज्य में पार्टी का आधार ठोस होता जा रहा है। पश्चिम बंगाल का सियासी समीकरण, सबसे बड़े चेहरे और प्रमुख मुद्दे। क्या इस बार भी बीजेपी करेगी कमाल? पश्चिम बंगाल की जातियां और धर्म। लोकसभा चुनाव में इस बार पश्चिम बंगाल की धरती से सियासत का रुख तय होने वाला है। जब से राज्य में बीजेपी का उत्थान हुआ है, बंगाल की सियासत में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। एक तरफ लेफ्ट कमजोर हुआ है तो बीजेपी उतनी ही मजबूत होती दिख रही है। स्थिति ये बन चुकी है अब अगर सत्ता में टीएमसी है तो उसकी मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी बन चुकी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिहाज से पश्चिम बंगाल की सारी जानकारियां रखना जरूरी हो जाता है। पश्चिम बंगाल से लोकसभा की 42 सीटें निकलती हैं और यहाँ पर 3 मुख्य पार्टियां हैं, टीएमसी, बीजेपी, सीपीआईएम। यहाँ से कोलकाता, हावड़ा, हुगली, नादिया, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना जैसे इलाके आते हैं और इस इलाके में भी ममता बनर्जी की पार्टी आगे दिखाई देती है। लेकिन कई सीटों पर बीजेपी ने खुद को मजबूत किया है और यहाँ पर लेफ्ट काफी कमजोर हो चुका है। दक्षिण पश्चिम बंगाल क्षेत्र सबसे बड़ा इलाका है और यहाँ से विधानसभा की 119 सीटें निकलती हैं। इस इलाके में 2016 तक तो टीएमसी का एक तरफा दबदबा था, लेकिन बीजेपी की एंट्री के बाद मुकाबला कुछ कड़ा हो गया है। पश्चिम बंगाल में 30% के करीब मुसलमान हैं और 2011 की जनगणना के मुताबिक यह आंकड़ा पहले 27% के करीब था, लेकिन अब ये 30% पहुंच चुका है। बंगाल की सीमाओं से जो भी जिले लगे हुए हैं वहां तो मुस्लिम आबादी काफी निर्णायक स्थिति में है, जिनमें मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर जैसे कुछ इलाके हैं और जहां पर मुस्लिम ही हार जीत तय करते हैं। पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जनजाति का भी महत्व है। दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, दक्षिणी दिनाजपुर, पश्चिमी मिदनापुर कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर आदिवासी समाज निर्णायक भूमिका निभाता है। बीजेपी की सबसे ज्यादा इन्हीं सीटों पर नजर है और उसे पिछली बार इनका समर्थन भी मिला था। बांग्लादेश से शरणार्थी बनकर आए मतुआ समाज के लोग भी बंगाल की सियासत में अपनी अहमियत रखते हैं। 17% के करीब इनकी आबादी है और बीजेपी सीएए कानून के जरिए उन्हें अपने पाले में करना चाहती है। जानकार मानते हैं कि ममता बनर्जी के लिए यह समुदाय चिंता का विषय बन सकता है।
बंगाल में 67% के करीब हिंदू वोटर है और इस समाज की वजह से ही यहाँ की धरती पर ध्रुवीकरण के लिए पूरी तरह मुफीद साबित होती है। अगर कुछ जगहों पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में हैं, तो कई इलाके ऐसे भी हैं जहां हिंदू एकमुश्त होकर वोट देता है। अब देखना होगा कि पश्चिम बंगाल को कौन फतेह करता है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।